तो हमेशा देश में एक बड़ा मुद्दा बना रहता है, वो है महिलाओं की सुरक्षा का। क्योंकि कह तो दिया जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटियां आखिरकार कितनी बच रही है, ये सवाल तो बनता है। अगर कहीं बेटी काम करने जा रही है, वो वहां पर भी सुरक्षित नहीं है, बेटी घर से निकल रही है, वो तब भी सुरक्षित नहीं है, तो कहाँ सुरक्षित है, ये सवाल बनता है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्या नाम है मैम? मेरा नाम मुदिता है। मैं सेंटर फॉर स्ट्रगलिंग वुमेन और से हूँ और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा भी हूँ। अगर देखा जाए, जिस तरीके से मैंने कहा कि लगातार यही सुनने को मिलता है कि बेटियां पढ़ाओ और बेटियां बचाओ, कितनी बच रही है देश में और कितनी पढ़ रही है देश में? देखिए, उसी देश को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम निकालनी पड़ती है जहाँ पर ना बेटी बचाई जा रही है ना बेटी पढ़ाई जा रही है। ठीक है, और उसके बाद उसी स्कीम का 90% बजट भी सरकार के एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो जाता है, क्योंकि ना नीति इफेक्टिव होने वाली है और नियत तो है ही नहीं उसको इफेक्टिव बनाने की। तो साफ तौर पर आज 8 मार्च आज हम उस देश में खड़े हैं जहां पर महिलाओं की और महिलाओं में जो पिछड़ी महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, दलित महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से महिलाएं हैं, जितनी पिछड़ी हैं उनकी हालत उतनी ज्यादा बद से बदतर दिन प्रतिदिन होती जा रही है, की जा रही है जानबूझकर इस सरकार और पूंजीपतियों के जो गठजोड़ है हमारे देश में उसके द्वारा। आज हम मौजूद हैं 8 मार्च पर इसलिए क्योंकि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सिर्फ हमारे लिए एक तारीख नहीं है, सिर्फ एक ऐसा दिन नहीं है जब हम जो मार्केट हमें बता रहा है, मीडिया हमें बता रहा है कि फील गुड डे, आपके पास ऑफर्स होंगे आज, बाय वन गेट वन फ्री, लैक्मे लिपस्टिक रेवोल्यूशन वाला मॉडल नहीं है महिलाओं के अधिकारों का 8 मार्च। ये वही कंपनियां हैं जो एक तरफ ये इमेज बेचती हैं और दूसरी तरफ महिलाओं के शोषण, भेदभाव और हिंसा से डायरेक्टली बेनिफिट करती हैं, प्रॉफिट करती हैं, और उस स्थिति को बनाए रखने में उनका पूरा पूरा स्टेक है, इंटरेस्ट है और पूरी कोशिश है। 8 मार्च वो दिन है जहां हमारे पास विरासत है कि सदियों से चलते आ रहे महिलाओं के भेदभाव, शोषण, गैर बराबरी के खिलाफ जो संघर्ष है उसकी विरासत को हम याद करें और आने वाले समय में जो हमारे सामने अभी चैलेंजेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें किस तरीके से नए प्लेजेस, नए संकल्प लेने की जरूरत है, उस पर मंथन करने का दिन है आज। सिर्फ 8 मार्च महिला दिवस नहीं है, हर दिन महिला दिवस है। हर दिन वो दिन है जब एक महिला काम की जगह पर जाती है और उसके साथ भेदभाव होता है, शोषण होता है, यौन उत्पीड़न होता है। हर दिन वो दिन है जब एक बच्ची अपने घर से लेके, मोहल्ले से लेके, स्कूल से लेके, काम की जगह से लेके अलग अलग स्पेसेस में जंग लड़ती पाई जाती है बेसिक से बेसिक चीजों के लिए। आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं कि पूरी साम्राज्यवादी जो ताकतें हैं, यूएस, इजराइल, मिलकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो निर्दोष, निहत्थी, इनोसेंट जनता है उस पर हमले दर हमले करते नजर आ रही है। फिलिस्तीन में महिलाओं को, बच्चियों को, जिनके पास सैनिटरी नैपकिन, खाने को खाना, सिर पे छत, हॉस्पिटल, स्कूल कुछ नहीं है, लाखों से ऊपर उनको मलबे में तब्दील कर दिया गया है। और वहीं महिला अधिकारों का हवाला देते हुए ईरान में सबसे पहले हमला किया जाता है बच्चियों के स्कूल पर। तो उस व्यवस्था का पूरा इंटरेस्ट है कि ये स्थितियां सिर्फ ऐसी बनी नहीं रहेंगी और बदतर हो जाएं। तो आज देश और विदेश दोनों स्तर पर महिलाओं को समझना पड़ेगा कि हमें किसी और के इंटरेस्ट में नहीं, हमें अपने इंटरेस्ट में महिलाओं के हक के आवाज से, आंदोलन से संगठित तौर पर जुड़ने की जरूरत है। कहा जा रहा है कि आप जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जो अलग अलग महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ईरान की आपने यहाँ पर बात की, लेकिन कुछ लोगों का, कुछ समुदायों का ये कहना है कि यूजीसी जो मुद्दा है तो उसमें भी तो बच्चियां आ रही है, उसमें भी तो जनरल कास्ट की लड़कियां आ रही है, उनके लिए क्यों नहीं लड़ाई लड़ी जा रही है? कि सॉरी, यूजीसी वाली जो है, जो स्वर्ण समाज सड़कों पे उतर के लड़ाई लड़ रहा है, उसमें भी तो महिलाएं और बच्चियां आ रही है, उनका हक खाया जा रहा है एससी एसटी की तरफ से, उनके लिए क्यों नहीं लड़ाई लड़ी जा रही? किसका हक खाया जा रहा है? सबसे पहली बात ये है, देखिए हमारे देश में यूजीसी और पार्लियामेंट्री कमेटी दोनों मानते हैं कि ये जातिवादी भेदभाव एक सच्चाई है और इसीलिए इन गाइडलाइंस को सरकार यूजीसी लेकर आते हैं। पर इनकी मंशा और इनकी नीयत कभी ना साफ थी ना है, और इसीलिए उन गाइडलाइंस को जिस फॉर्मेट में लाया जाता है उसके बाद जो हंगामा हमारे देश में सरकार और यूजीसी जानबूझकर डिजाइन करते हैं उसका तमाशा चुपचाप तमाशबीन बनकर बैठकर देख रहे हैं वो। और क्या हो रहा है, हम आपस में लड़ झगड़ कर असल मुद्दे आराम से अंडर द कारपेट हो रहे हैं। वो एक रियलिटी है जातिवादी शोषण और भेदभाव, और इसीलिए इन गाइडलाइंस को सरकारी डेटा, पार्लियामेंट्री कमेटी का डेटा मौजूद है इसलिए लाया गया। लेकिन बात यहाँ तक सीमित नहीं है, आप अगर सही में जनता का भला कर देंगे तो राजनीति कहाँ करेंगे। इसीलिए यहाँ पर डिवाइड एंड रूल की नीति हमारी सरकारें बखूबी करती आ रही है, जिसको तथाकथित, तो अंग्रेजों का रूल था ना? नहीं, आप भगत सिंह कह कर गए थे कि बूढ़ों की कंपनी आ जाएगी, अंग्रेजों की चली जाएगी, लेकिन गैर बराबरी, शोषण उसी तरीके से चलता रहेगा, वो चल रहा है आज भी। सरकार चाहती तो जैसे कि आपका प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 मौजूद है यूनिवर्सिटीज में, जिसमें इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और फॉल्स कंप्लेंट और अनसब्सटैंशिएटेड कंप्लेंट के बीच में क्लियर डिमार्केशन मौजूद होता है।
वो डिमार्केशन इसमें लाया जा सकता था क्लियरली, पर अगर वो ले आते तो ये हंगामा नहीं होता। आप फॉल्स कंप्लेंट्स और अनसब्सटैंशिएटेड कंप्लेंट्स का डिमार्केशन तय करते तो आप लोगों को, छात्रों को, युवाओं को आपस में से ऐसे कैसे लड़ाते? आप कमेटी एक गाइडलाइंस लेके आए जो बहुत कमजोर हैं, जिनसे वैसे भी अगर ऐसे ही इनको लागू कर दिया जाता तो न्याय मिलने की संभावना ऐसे भी नहीं थी या ना के बराबर थी। तो उनको सुधारे जाने की जरूरत थी, लेकिन सरकार जानती थी कि इस तरीके का हंगामा होगा, उनको वापस ले लिया जाएगा और इनके एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। ये एक तरफ एक हिस्से को कह देंगे कि देखो हम तुम्हारे भी सगे हैं, हम तुम्हारे भी सगे हैं, और ये किसी के सगे नहीं, केवल पूंजीपतियों के सगे हैं, ये अपनी तिजोरियों भरने वाले सगे हैं, इनको देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर मैं वुमेन बात करें महिलाओं की, जी ये बात सच है कि इस गाइडलाइंस में महिलाओं का जिक्र किया गया, ओबीसी का जिक्र किया गया, पीडब्ल्यूडी का जिक्र किया गया, इन सब में महिलाएं शामिल हैं। और उसके अलावा यहाँ तक कि मतलब अब इन गाइडलाइंस की हम अलग से बात कर सकते हैं। इन गाइडलाइंस की अपनी समस्याएं हैं, सरकार और पूरा सरकारी मीडिया इसको सवर्ण बनाम अन्य का मामला बनाना चाहती है, बल्कि ये मामला उसका नहीं है। ये मामला होना चाहिए न्याय बनाम शोषण का। ये मामला होना चाहिए कि जिस देश में ऑलरेडी इस तरीके की रियलिटी है, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस की, वहां पर हम कैसे बेहतर समावेशी माहौल बना सकें फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए, वो डिस्कोर्स और कंसर्न नहीं है सरकारों का। ये वही देश है जहां पर बच्चियां स्कूल नहीं पहुंच पा रही हैं, स्कूल आपने बंद कर दिया एनईपी 2020 के बाद से। आप स्कूलों का दिल्ली राजधानी में मर्जर कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर गांव में चले जाइए, जो जर्जर हालत में स्कूल थे वो बंद कर दिए गए हैं, और जिन बच्चियों के गांव में आंगनबाड़ी के अलावा कुछ था नहीं, जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को बस खुलता था उसका ताला साल में, वो आंगनबाड़ी आज उसके पास स्कूल नहीं पहुंच पा रहा है। आप कह रहे हैं कि 4 गांव दूर हम क्लस्टर स्कूल खोलेंगे, आपके पास कॉम्पिटेंस होगा तब तक आप घर से एग्जाम दीजिए, आपके पास मेरिट होगी तो आप आके वहां पढ़ लीजिएगा। ये ना बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, ये महिलाओं को नहीं पढ़ाना चाहते, ये इस देश के बहुसंख्यक जनता को ना पढ़ने का अधिकार देना चाहते हैं, ना डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट का अधिकार देना चाहते हैं। इसलिए नया कॉलेज नहीं खुलता, यूनिवर्सिटी में नए कॉलेज नहीं मिलते। इस देश की आधी आबादी है महिलाएं, और उस आबादी की बहुसंख्यक आबादी है मेहनतकश महिलाएं, पिछड़ी महिलाएं, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाएं, गरीब महिलाएं, और वो महिलाएं आज ना स्कूल पहुंच पा रही हैं, ना कॉलेज पहुंच पा रही हैं। जो कॉलेज से निकल भी रही है उनके पास रोजगार नहीं है, रोजगार है तो डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वर्क प्लेस राइट्स नहीं है। हमारी यही चीज जुडिशरी कुछ दिन पहले हमारे चीफ जस्टिस कहते हैं कि डोमेस्टिक वर्कर्स को राइट देने का कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि अगर हमने उनको राइट दे दिया तो घर घर में लिटिगेशन हो जाएगा। आप अपने वर्क प्लेस पर अपने राइट सुनिश्चित कर लीजिए। उसके बाद आप, ये कितनी बेशर्मी की बात है, जस्टिस वर्मा कमेटी की गाइडलाइन कब कह गई थी निर्भया के बाद, निर्भया से लेकर अभी तक अभी भी महिलाओं के संघर्ष की जंग जारी है, लेकिन आज तक इस देश में 24-24 घंटे की डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर 14-14, 13-13, 12-12 साल की बच्चियां, कौन बच्चियां हैं ये? अमीर परिवारों से, अडानी अंबानी के घरों से नहीं आती हैं ये वो बच्चियां हैं जो आदिवासी परिवारों से आती हैं, गांव से आती हैं, और उनको 24 घंटे, आप समझ रहे हैं मॉडर्न डे स्लेवरी और क्या होगी, कि किसी को शिक्षा नहीं मिली, अधिकार नहीं मिला और उसको किसी का स्लेव बना दिया गया, और उस पर उसको इस व्यवस्था ने किसी तरीके का अधिकार नहीं दिया, न्याय नहीं दिया। यहीं पर कुछ दिन पहले उन्नाव रेप केस की विक्टिम बैठी हुई थी, हम उसके साथ खड़े थे कि आपने नाको चने चबा कर इस व्यवस्था से लड़के अपना आधा परिवार खोकर जंग लड़ी, तब जाके जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एलिट है इस देश के, जो रक्षक भी हैं भक्षक भी हैं, दोनों वही हैं, उनके खिलाफ अगर गलती से न्याय मिल भी जाए, साबित हो गया, जेल में चले गए, तो उनकी सजा माफ कर दी जाएगी। उनको मालाएं पहनाकर बिल्किस बानो के गैंग रेपिस्ट और परिवार के हत्यारों को बरी कर दिया जाएगा, ब्राह्मण है, कुलीन है, ये सब कह के। लेकिन इस देश की महिलाओं को न्याय देने की नियत, यहाँ रेस्टलर्स बैठे थे कितने महीने, इस देश की शीर्ष महिलाएं, स्पोर्ट्स पर्सन से लेके जुडिशरी में जो महिला जजेस हैं, वो आप पिछले 2-3 साल पहले की बात है, चीफ जस्टिस को ओपन लेटर लिखा था सुसाइड नोट के लिए कि मैं परमिशन चाहती हूँ, मैं सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ लड़ कर थक गई हूँ। तो जिस देश में शीर्ष महिलाओं की भी हालत हो, बहुसंख्यक महिलाओं की जिंदगी का अंदाजा लगाना, मतलब सरकार बखूबी जानती है, इसलिए जानती है ऐसा कि उससे कुछ छिपा नहीं है, क्योंकि उसी शोषण से सरकार और पूंजीपति जो डायरेक्टली प्रॉफिट करता है, अपनी पूरी दुकान चलाता है, उस दुकान को, उस प्रॉफिट को, उस एल्गोरिदम को ब्रेक करने की। लेकिन सरकार महिलाओं के बारे में सोचती है। आप देखिए ना, जब चुनाव आते हैं तब 10-10 हजार रुपए दिए जाते हैं, अभी फ्री बस सेवा दी जा रही है, कहते हैं कि सुरक्षा की बात की जाए तो हर जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए। सरकार भी तो काम कर रही है, सरकार का कहना है। ये सीसीटीवी कैमरास वही हैं जो अभी कुछ पिछले साल जुलाई की बात है, एक छात्रा गायब हो जाती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस की स्टूडेंट थी, दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज से, वहां
पर जितने 60 सीसीटीवी कैमरा थे सारे खराब थे, सारे डिसफंक्शनल थे। ये सर्वेलेंस कहाँ पर होगा जहां पर आपको लगता है कि सरकार को उस सर्वेलेंस से फायदा हो सकता है? जहां पर हमारी सुरक्षा या हमारे अधिकार की बात आती है वहां पर मुझे नहीं लगता किसी तरीके का बजट एलोकेशन भी हो रहा है। शिक्षा का बजट घट रहा है, विमेंस सेफ्टी सिक्योरिटी राइट्स का बजट हर साल हम देखते हैं कटौती होती है, हेल्थ का बजट हर साल कटौती होती है, तो काम कहाँ हो रहा है? काम हो। साफ सीधी बात यह है यहाँ पर कि जहां ना नियत है ना नीति है, वहां किसकी जिंदगी बेहतर होती दिखाई पड़ जाएगी। जब देश की समाज की आधी आबादी जहां पर जकड़ी रहेगी, पिछड़ी रहेगी, शोषित रहेगी, वहां पूरा समाज उसका दंश झेलेगा। वहां पर समाज एक जो विश्व गुरु की तस्वीर दुनिया को बेच रहा है, पेश कर रहा है, ना वो बाकी दुनिया मान रही है कि विश्व गुरु हैं और ना वैसा कुछ होने वाला है। तो साफ तौर पर यहाँ से यही अपील है कि सरकार के जुमले हर कोई जान चुका है, समझ चुका है, लंबा समय गुजर चुका है। हमारी अपनी जिंदगियों में हमने देख लिया है कि जद्दोजहद जारी है, पर्सनल लाइफ से लेके प्रोफेशनल स्पेस तक हो, अपने घरों के अंदर से लेके वर्क प्लेस तक। आपकी जंग, महिला की जंग कहीं खत्म ही नहीं हो रही है। तो वो जंग इस व्यवस्था के परिवर्तन पर टिकी हुई है। जब तक ये पूंजीवादी व्यवस्था जो सरकारों के कंधे पर उससे गठजोड़ मिलाकर, हाथ मिलाकर कुछ 1% से भी कम आबादी के अच्छे दिन लाने में जुटी हुई रहती है और बाकी पूरी जनता उस जो आपको फ्रीबीज आप बता रहे हैं कि ये फ्रीबी हो गया, आपको इस समय पैसा दे दिया, आप साल भर किसी से बेगारी कराइए और इलेक्शन के टाइम पर आप उसको सोना चांदी पहना दीजिए तो उसकी जिंदगी बदल जाती है क्या? ये तो सोना चांदी भी नहीं है। किसी को आज जिस देश में 5 किलो आटे की बोरी, चावल की बोरी देके अगर वोट खरीद सकते हैं, उस देश की जनता कितनी बदहाल है, कितना शोषण है, इसका अनुमान बड़े आराम से लगाया जा सकता है। तो जनता का ही हक इतना मार लीजिए कि थोड़ा बहुत आप उसको बाद में उनको टुकड़े दे दीजिए और कह दीजिए कि अब हम आपका वोट खरीद रहे हैं, ये गलत है। जनता के हक का अनाज, उसकी न्यूनतम मजदूरी, महिलाओं की न्यूनतम मजदूरी साल भर उनसे छीनी जाती है, उनका हक साल भर उनसे छीना जाता है इलेक्शन टाइम पर। इस बदहाल जनता की बदहाली का फायदा उठाकर, उनको पैसे देकर, वोट खरीद कर व्यवस्था अपने तरीके से सत्ता नशीन रहने की पूरी अपनी कवायद जारी रखती है। इसका हल यही है कि हर महिला जो हमें सुन पा रही है वो इस बात को समझे कि हमारे प्रिविलेज तभी हमारे प्रिविलेज बने रह पाएंगे जब वो सबके राइट बन जाएं। इसीलिए हमें महिलाओं के आंदोलन से जमीनी स्तर पर संगठित तौर पर जुड़कर महिलाओं के आंदोलन को, महिलाओं की आवाज को और बुलंद करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया।